Hello at class. Today we are going to read the first chapter of civics, the Indian Constitution. ये 8th क्लास की civics बुक का पहला क्वेश्चन है, पहला लेसन है. इसको हमें पढ़ना है और इसमें हमें पता करना है कि किस तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, आखिर उसकी कीज़ क्या हैं, उसमें क्या फीचर्स रखे गए हैं और उसकी रिक्वायरमेंट आखिर क्यों पड़ी. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री गवर्न इट्स गवर्नमेंट. तो इससे हम रिटन फॉर्म में, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट लाइन फर्स्ट स्टैंजा की है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है. आगे चलते हैं. वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को रूल मतलब कि हमें ज़रूरत क्या है रूल्स और रेगुलेशन बनाने की? एक तो हम सिविलाइज हैं, तो सिविलाइज होने की वजह से हमारे पास 2 टाइप्स के रूल्स होते हैं. एक सोशल रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होते हैं. तो सोशल रूल तो हमारे समाज में पहले से ही बनते हुए आए हैं, जो हम ओरली सुनते हैं और उन्हें कंडक्ट भी करते हैं. बट सोसाइटी को रन करने के लिए ऑन द अदर पार्ट्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है. A constitution helps serve as a set of rule and principle that all person in country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जिसके लिए उसके रहने वाले सिटीजन खुद एग्री करते हैं कि हाँ, हम इन्हीं रूल्स के हिसाब से अपनी कंट्री को गवर्न कराना चाहते हैं. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इसके अंदर इसके यूनिट्स क्या हैं? गवर्नमेंट है इसकी यूनिट, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट टू सर्टेन आइडियल्स. और कुछ इसके आइडियल्स होते हैं, कुछ इसके सिद्धांत होते हैं. दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड बी अपहोल्डेड, जिसके ऊपर, जिन सिद्धांतों पर कंट्री को चलना होता है. जैसे आपका सिद्धांत है कि मैं मतलब कि स्कूल से ही एजुकेशन लूँ. आप क्यों नहीं ओपन स्कूल से एजुकेशन ले रहे? क्योंकि आपका आइडियल ये है कि मैं एक लीजिमेंट वे में पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक ऑथेंटिक वे में पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, और मैं इसीलिए स्कूल के थ्रू पढ़ रही हूँ. वरना पढ़ा तो और भी तरीकों से जाया जा सकता है. यहाँ पर इस साइड में आप देखेंगे, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग सम टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस. तो कुछ आज़ादी से पहले के समय की बात हम करते हैं. द एजर्सन फॉर द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड ओनली इंडियन गेन मोमेंटम. दिस वॉज कन्वेड इन December 1946. द फोटो ऑन द पेज 2 सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. इस पेज 2 पर कुछ मेंबर की आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेंबर्स हैं जिनके बारे में ये कहते हैं. ये रहा वो पेज, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया. नेक्स्ट इसमें आगे लिखा है कि ये नवंबर में डिक्लेयर हुआ और नवंबर में ये बना है और इसे 1949 तक इसे ड्राफ्टेड किया गया. और ड्राफ्ट करने के बाद जो 100 फ्री हुआ था उसको एक शेप दिया गया. तब तक क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन का था उसी का ही जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर रन किया जा रहा था इंडिया में. द फोटो अलोंग साइड द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? यहाँ पर है. एड्रेसिंग मतलब इन सबके सामने खड़े होकर ये भाषण दे रहे हैं. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. यहाँ पर द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. देयर वॉज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी दैट लास्टेड 12 ईयर अंटिल 2002. अब ये देखिए कि ये क्या बता रहे हैं कि जो नेपाल है उसने कई स्ट्रगल डेमोक्रेसी के विटनेस किए हैं 90 से लेकर के 2002 तक. और कितनी, ये एक तरीके की केस स्टडी आपके सामने रखी गई कि कितने दिनों में जाके इसको आज़ादी मिलती है. Let us try to understand we mean by through two contrasting situation. अब आपको 2 सिचुएशन के द्वारा ये चीज़ समझाने की कोशिश की. वन इज नेपाल, कंट्री बॉर्डर्ड इंडिया ऑन द नॉर्थ, एंड until recently नेपाल वॉज मोनार्की. क्या था मोनार्की का मतलब? यहाँ पर राजाओं का शासन था. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट ऑफ फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड इन किंग्स हैंड. मतलब कि 1990 से पहले, 1990 से पहले जो सारी ताकत थी वो राजा के हाथ में थी.
पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स, काफ़ी दशकों तक, अब दशकों का मतलब क्या हुआ, 80, 90 है ना, 70, ये दशक होते हैं, दशकों तक जो है काफ़ी मूवमेंट चले। 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एंड पावर ऑफ द, क्या हुआ 2006 में जाके इनको काफ़ी सफलता मिली राजा की ताकत को ख़त्म करने में। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था क्योंकि नेपाल में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। द रीज़न दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द प्रोविजन, द रीज़न क्या था पहले प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को, वो था बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ कंट्री दैट दे वांट। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन सब बातों को नहीं शो करता था जिसके लिए वो नेपाल को चाहते थे कि इस तरीके का नेपाल हो। अब यहाँ पर एक गेम का आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एज द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स which change the game together. Nepal, by moving from monarchy to democratic government, needs to change all its constitutive rules, order and ushers in new society. केवल कह देना कि राजा के हाथ से डेमोक्रेटिक बनाना एक आसान काम नहीं होता, उसके स्टेप बाय स्टेप काफ़ी प्रोसीजर्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं और सबको सिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप नई क्लास में आए हो, आपको नया टीचर मिलता है, तो आप वो अब उसका वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ वर्किंग आपको सीखना पड़ता है। पुराने तरीके से आप नहीं कर सकते, वो उसको अबॉलिश कर देता है। तो इसी तरीके से जब हम मोनार्की से डेमोक्रेसी में जाता है नेपाल, तो उसको भी काफ़ी चेंजेस लाने पड़ते हैं। दिस इज वे वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द कैप्शन अलोंगसाइड एलिब्रेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उन सब बातों को भी ध्यान रखा गया कि इन मुद्दों पर स्ट्रगल को चलाया गया था जब यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई गई। द सेकेंड इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्पज आपको पता चल गया है। सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। एक तो गवर्नमेंट बनाना है, उसको कैसे रन करना है, दूसरा क्या है वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का होगा, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो नेपाल का अर्लियर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरीके का था जिसमें कि कुछ किंग होता था जो रूल करता था, जिसके हाथ में सारी पावर होती थी, और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के मिनिस्टर होते थे। इन दैट कंट्री अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या हो गया कि गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज an important role in laying and certain important guidelines to govern the decision making with the society। आखिर मोनार्की सिस्टम और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है? मोनार्की सिस्टम में एक राजा होता है जिसका फाइनल डिसीजन होता है, दैट मीन्स वन माइंड विल सेट ऑल द फाइनल डिसीजंस, बट इन डेमोक्रेसी it goes under through discussion and every part of any decision is to be examined properly and its negative and positive effects are undertaken before taking it as a final decision. In a democracy we choose our leaders. डेमोक्रेसी में क्या करते हैं? those leaders which are matching with our ideology we choose them by the election. हम उन्हें चुनते हैं और उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे भेजते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो हमारी आइडियोलॉजी को मैच करते हैं। हम उसी तरीके का, उसी के जो वो डिसीजन लेता है जैसे डिसीजन हम लेना चाहते हैं, और इसीलिए हम उसे चूज कर करके गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे भेज देते हैं। However, there is always possibility that these leaders might misuse the authority of constitution usually provided safeguard against them. This देखिए, संभावनाएं तो हर जगह गलत काम की होती है, तो डेमोक्रेसी में भी होती हैं, लेकिन ये है कि उसको सेफ गार्ड करने के भी अलग अलग तरीके हैं और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। दिस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोथ इनजस्टिस एंड डेमोक्रेटेड एंड क्लासरूम सिचुएशन बिलो। ये कुछ सिचुएशन इस तरीके से हो जाती है जैसे नीचे एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यहाँ पर अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव बट व्हाट आई हैव डन। वो कहे मैंने क्या किया, तो इसको रिपोर्ट करते हैं टीचर को ये लोग। वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन मी। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, ऐसा कहा, बट मैम डिडेंट नॉट। अब ये सिचुएशन हो जाती है। ये सिचुएशन कैसी सिचुएशन है? अगर सुने ना,
अगर गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव चूज करके हमने सेंड कर रहे हैं तो दैट डजेंट मीन्स कि अब वो अल्टीमेटली अब उनको कुछ भी डर नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, नो। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज से उन्हें बाउंड करता है कि आज भी आपको पनिश किया जा सकता है अगर आप गलती करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पनिशेबल नहीं होती, तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको ना चूज करके वो उसको सबक सिखाने में कामयाब होता है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स द गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ अवर पॉलिटिकल लीडर्स। इन केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट यू विल रीड लेटर इन चैप्टर। अब यहाँ पर आपको एक दलित राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसके बारे में बताएंगे जो आगे फर्दर आप पढ़ोगे। आपने 7th क्लास में पढ़ा भी था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया गया इन हिज क्लास। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है वो मुस्लिम फैमिली से रिलेटेड पर्सन का, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें भी आपने देखा रिलीजन के बेस पे कैसे उनको रेंट पे मकान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज डेमोक्रेसीज टू एंश्योर द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट। तीसरा डेमोक्रेसी का पॉइंट है, पहला गवर्नमेंट रन करना है, ठीक है, दूसरा पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए देश के अंदर, और तीसरा पॉइंट डेमोक्रेसी का क्या है, क्या उसका फंक्शन है, वो फंक्शन ये है कि वो ये इंश्योर करता है कहीं हमारे यहाँ पर जो डोमिनेटिंग है या जो मेजॉरिटी में है कहीं वही लोग अपने आप के फ़ायदे के लिए पॉलिटिक्स को यूज़ ना कर रहे हो या पावर्स को यूज़ ना कर रहे हो। दैट मीन्स बेशक आप संख्या में कम है, बेशक आप कमज़ोर हैं, लेकिन आपके सभी राइट्स की सुरक्षा की जाए।